नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, आपका दोस्त। आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करूंगा जिसको लेकर के तमाम हिंदुस्तान के वकीलों में, तमाम बार्स में, तमाम बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स में एक बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय बना है लेडीज़ का बार काउंसिल चुनावों में रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन कहिए उसको, या रिजर्वेशन कहिए। जो पिटिशनर हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, वो इसे अपना रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, लेकिन इसको माना ही जा रहा है कि 30% रिजर्वेशन हो गया है। और इसको लेकर के, क्योंकि ये पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का ये कदम उठाया गया है, और इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रोल रहा है वो अपने आप में एक मिसाल और हिस्टोरिकल हो गया है, और इसने हिस्ट्री बना दी है। और ये हिस्ट्री बनी है 8 दिसंबर 2025 के CJI साहब के ऑर्डर से। मैं आज इसी बारे में आपकी बातचीत कराऊंगा। इसके जो इस रिट पिटिशन को फाइल किया था एडवोकेट सेला चौधरी ने, मेरे लेफ्ट साइड में बैठी हैं रेना सेला चौधरी जी। इनका थोड़ा सा ब्रीफ परिचय मैं दे दूं कि ये पूरा इनका जो परिवार है वो एडवोकेसी में ही है। ये खुद केवल अभी 2013 में एनरोल हुई हैं। इनके फादर साहब यहीं AOR हैं, और ब्रदर भी इनके एडवोकेट हैं, हस्बैंड भी इनके एडवोकेट हैं। तो इनकी सबकी मैं कहूँ कि एक मिली भगत के चलते ये पिटीशन फाइल की गई। वो तो मैं इनसे ही जानूंगा कि क्या प्रेशर रहा, क्या वजह रही जो इतना क्रांतिकारी इन्होंने एक ये स्टेप उठाया और ये रिट पिटीशन डाली। और मेरे राइट साइड में जिन्होंने इसको कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, आर्गू किया मैटर को, एडवोकेट डॉक्टर चारू माथुर है मेरे साथ में। मैं दोनों ही अपने कोलीग्स का, अपने साथियों का वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं सेला आपके पास आ रहा हूं। ये पिटीशन आपने रिजर्वेशन का जो फाइल किया, इसका कहां से आपको दिमाग में आइडिया आया? जी नहीं बताना चाह रहे अभी, चलिए आप सोचिए, मैं इनसे पूछता हूं तब तक। ये जो मैटर था बड़ा सेंसिटिव था, एंड डॉक्टर चारू आपने इसको बहुत ही करीने के साथ, बहुत ही सलीके के साथ आर्गू किया, विद फैक्ट्स किया, विद मतलब एक सॉलिड ग्राउंड्स आपने दिए। तो इसको लेकर के क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? सर, जहाँ तक ये है, अगर आप आइडिया का पूछें कि ये आइडिया में क्यों आया कि विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए बार काउंसिल के अंदर भी, तो आप पिछले कुछ साल से देखें तो कोर्ट और लेजिस्लेटिव स्टेप्स भी हो रहे हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले हमारी बार एसोसिएशंस के लिए करा, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए भी करा, और उसको फॉलो करते हुए अदर स्टेट बार एसोसिएशंस में भी हुआ। तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन यही था कि बार काउंसिल जो एक लॉयर्स को गवर्न करने वाली बॉडी है, जो हमारी हर चीज़ का ध्यान देती है, चाहे हमारी लीगल एजुकेशन कैसी हो, हमारी डिसिप्लिनरी बॉडी है, तो उसके अंदर एक विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर हमने डेटा निकाल के देखा तो हमने पाया कि आउट ऑफ 441 मेंबर्स ओनली 9 women आर देयर। दैट इज टू से ओनली 2.04% ऑफ मेंबर्स इन द वेरियस बार काउंसिल्स अक्रॉस इंडिया, ओनली 2.04% वर women. And to your surprise, it might come that it is the states like Bihar which had the highest representation of 2 women in their bar councils. Delhi zero, Bombay zero, and the so-called other progressive states, it was zero. But Bihar was the one which was leading it. यूपी में भी हमारी पिछले साल एक महिला आई थी पिछली टर्म में, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज शॉट डेड। सो हमें लगा ये एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है जो हमें लेना चाहिए। और आई थिंक ये एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप देखिए बार मेंबर्स आप आज से 20-25 साल पहली स्थिति नहीं रही है। आज ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो मेन और विमेन का बार काउंसिल्स के अंदर। अगर आप एनरोलमेंट्स भी निकाल के देखें, या आप लॉ फर्म्स में भी जाके देखें, आप कोर्ट में भी जाके देखेंगे, देयर इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ विमेन लॉयर्स एंड विमेन जजेस ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ़ यू गो टू द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो मेरे हिसाब से ये हमारा एक बहुत लॉजिकल स्टेप था कि ये हमें लेना चाहिए कि विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बार काउंसिल्स में भी। तो ये अभी क्यों दिमाग में आया? आप बहुत दिन से इसमें एडवोकेसी में हैं, और ये कोई आज नया मुद्दा नहीं था। तो ये अब आया, इस पोजीशन पे आया आपको, मतलब क्या इस वक्त ऐसी अर्जेंसी लगी?
इसकी अर्जेंसी भी आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट से ही आई थी, मैं एक तरह से कहूँगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्टिव निकाला कि 31 जनवरी 2026 तक सारे बार काउंसिल्स में इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे सालों सालों तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, जबकि हर 5 साल में आपको कराने होते हैं। आपके प्रेसिडेंट चेयरपर्सन्स वही रिपीट पे रिपीट होते जाते हैं। ये स्थिति एक बार हमारे पास SCBI में भी आई थी, तब हमारे PH पारेख साहब 6 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, पर ये आया कि साहब आप एक पोस्ट पे 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसी तरीके से इसके लिए भी ये था, क्योंकि अभी इलेक्शन होने चाहिए। अगर आज की तारीख में भी अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ना हो कि आप अपनी गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन करवाइए, तो नहीं होता, क्योंकि जो सत्ता पे आके बैठ गए हैं वो अपनी कुर्सी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अभी भी बहुत डाउट है कि क्या 31 जनवरी तक सारे इलेक्शंस हो पाएंगे या क्या नहीं। लगता है वो क्यों नहीं, हालांकि सब्जेक्ट से हटके आज के हमारी बात से क्यों नहीं हटना चाहते? क्या कोई करप्शन है, क्या है, क्या या नेम फेम की बात है, क्या है, देखिए, क्या एक लगता है तो आपको? मैं आपको आई विल बी वेरी फ्रैंक, वन इज द प्रॉक्सिमिटी विद द पावर सेंटर्स। सेकंड, जो ये लीगल एजुकेशन, मतलब ये मेरी एक अदर पेट पीव है, लीगल एजुकेशन कैसे गवर्न हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए। हर सेक्टर का एक स्पेसिफिक रेगुलेटर होता है। एजुकेशन के लिए लीगल एजुकेशन भी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर बार काउंसिल के लोग, लॉयर्स, जजेस वगैरह, दे कैन बी मेंबर्स, बट एजुकेशन को गवर्न करने के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। आज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या वेरियस बार काउंसिल का बेसिक काम है कि वो विजिट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जाके लॉ कॉलेजेस को देखते हैं और उसके बाद वो उनको रिकग्नाइजेशन देते हैं। सो जो आप कह रहे हैं उस बात में भी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। जो सुनने में आया है, आई एम नॉट हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट जो सुनने में आया है वो ऐसी कई बातें आती हैं जो सही नहीं है। और वही अगर एक लालच उनको बांधे रखता है कि पोस्ट पे बने रहें, हाँ, कुछ और गेन होता है। और जब लीगल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं तो हमारे टेक्स्ट कहाँ रिन्यू हुए हैं, कहाँ हमारा जो लीगल एजुकेशन का सिलेबस है, करिकुला है, वो कहाँ डेवलप हुआ, हमने क्या नया करा है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं अगली पिटीशन आपकी इस बारे में आनी हो जो डॉक्टर कह रही हैं? रिवीजन के लिए होनी चाहिए। जैसे अभी BNS आया है, BNSS आया है, BSA आया है, जैसे इनको रिवाइज किया गया है और भी उनमें ये रिवीजन आपको सलाह किसने दी? चलो मैं और आपका इजी कर देता हूँ क्वेश्चन अपना। ये सलाह किसने दी कि आप इस तरह की पिटीशन डालो? या आपको झांसी की रानी बनना था, क्रांतिकारी महिला बनना था? क्या दिमाग में आया था? प्रेशर भी आया होगा कि इसको मत डालो? नहीं सर, प्रेशर तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरे ब्रदर से और फादर से यह है कि ये पिटीशन एक ऐसी होनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में किया था कि 1/3 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर होने चाहिए वीमेन, तो फिर इसलिए क्यों ना इसमें भी किया जाए कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब जैसे कि बार एंड बेंच का डेटा है 21 जुलाई 2021 का, जिसमें 2.4% आर वीमेन इन स्टेट बार काउंसिल्स ओनली, आउट ऑफ 441 ओनली 9 आर वीमेन। तो इसी से बताया मुझे, जो मैम ने बताया भी ठीक उसी से आया कि क्यों ना इसमें किया जाए कि सभी स्टेट बार काउंसिल में 1/3 रिप्रेजेंटेशन वीमेंस का होना चाहिए। इसी से ये आइडिया है। ये 1/3 रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक मैंने इस ऑर्डर्स को पढ़ रहा था, इन ऑर्डर्स को जो 8 तारीख के ऑर्डर है, इसमें यह है कि कुछ कॉप्ट का प्रोविजन रखा गया, कुछ लेडी मेंबर कॉप्ट की जाएंगी। तो अब उसमें थोड़ा सा लोचा है कि सपोज जो 5 सीटें हैं उनके लिए नहीं आती हैं लेडीज, आगे नहीं रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, इलेक्शन फाइट नहीं करना चाहती हैं लेडीज ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो क्या वो सारी की सारी कॉप कर ली जाएंगी? मतलब वो कोटा जो है वो जेंट्स की तरफ नहीं जाएगा? नहीं सर, फिक्स्ड कोटा 30% विमेन का है। पैरा 6 जो ऑर्डर आया है 8 तारीख का, उसमें बहुत क्लियर है कि 20% आप इलेक्शन से आइए, 10% हम कॉप्ट करेंगे। कॉप्ट कैसे करेंगे उसके लिए सजेशन पे लिए ओपन है, बट उसके बाद उन्होंने एक राइडर और ऐड करा है कोर्ट ने। मान लीजिए 20% पे भी अगर कोई महिला नहीं करती है कंटेस्ट, तो उसको भी हम फुलफिल करेंगे कॉप्ट करके। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास मेल मेंबर्स है 70%, वे 30%। ये एक विंडो दे दिया, इजी विंडो दे दिया आपके पास, या इजी डोर कहूँ कि मान लो कोई भी लेडी इलेक्शन ही ना लड़े, उन्हें पता है कि हम तो कॉप्ट हो जाएंगे, जितना पैसा वो इलेक्शन में खर्च करें, जितनी भागदौड़ करें, इतना कॉप्ट होने के लिए कर लें। इसका मिसयूज नहीं हो सकता? सर, हमने इन प्रिंसिपल कॉप्ट को अपोज करा है।
We are for representation. We just need one stepping stone. फॉर women I'm talking about in general. हमने कोर्ट में भी उस समय अपोज करा था, जबकि बार काउंसिल का था कि आप 15% कॉप्ट कर लीजिए या आप 15% और आने दीजिए. हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया आई मेंट, तो हम उस चीज़ को अपोज कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि आप आने दीजिए. वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट इलेक्शन एंड कम ऑन आवर ओन मेरिट बाय फाइटिंग इलेक्शन. बट हाँ, मैं ये बात मना नहीं करूँगी कि कई जगह उसकी ज़रूरत है, पर वो कॉप्ट कैसे करें, बिकॉज कॉप्ट में बहुत दिक्कत है. जैसे आपने वर्ड यूज़ करा लोचा है, एक्चुअली लोचा है, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से बार काउंसिल्स फंक्शन कर सकती हैं. अपेक्स में यू है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सब स्टेट बार काउंसिल्स के एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जाते हैं. जो आपका पर्पज था, जिस पर्पज के लिए सेला ने ये पिटीशन डाली, वो पर्पज था वुमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट. उसके सेंटर में यही था ना कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि हम अपनी बात कर सकें और हमें इंडिपेंडेंस मिले. आज अगर कॉप्ट वाली बात आई है, इस ऑर्डर में भी है, तो कॉप्ट कौन करेगा? 3 मेंबर या 4 मेंबर लेडी मेंबर तो नहीं करेंगी. जो अदर देन 20 या 18 मेंबर होंगे वही मेजोरिटी से कॉप्ट करेंगे. तो फिर वही हो गया कि मेन डोमिनेटिंग हो गया, ये तो मेल डोमिनेटेशन हो गया. तो ये जो पर्पज है ये कहीं डिफीट नहीं होगा इसमें. नहीं, यही एक कारण है कि हम उसे अपोज कर रहे हैं और कोर्ट बहुत ओपन है इस चीज़ के ऊपर. कोर्ट आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए. तो क्योंकि ये इशू भी जब हो रहा था, हमने छोटा सा बोला था कि सर फिर वो नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ से. यस. तो उन्होंने कहा कि सजेशन दो, देखते हैं, बट रिजर्वेशन 30% होगा, विच इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप. बट 30% के लिए 20% इलेक्शन है, और कई सारी जगह हैं जहाँ से शायद विमेन आना ना चाहें, बिकॉज बार काउंसिल का इलेक्शन और बार एसोसिएशन के इलेक्शन में बहुत रात दिन का फ़र्क है. अगर आप लार्ज स्टेट्स की तरह देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, आप राजस्थान को देखें, आपको पूरा स्टेट का टूर करना होता है. अनलाइक दिल्ली की, जहाँ पे आपको 6 कोर्ट में घूम रहे हैं, आपने व्हाट्सएप फेसबुक खेल लिया या ट्विटर खेल लिया, उससे नहीं होगा. आपको फिजिकली गांव कस्बे जाना पड़ता है और बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें वोटिंग भी आपकी बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसको कौन से प्रेफरेंस के वोट मिले हैं. अभी बीसीआई ने एक और पिटीशन फाइल की है 2 दिन पहले. उन्होंने कहा कि नहीं, ये 30% बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, इसको नॉट मोर देन 15% किया जाए. तो इसके बारे में फिर आप फाइट करेंगे? सर हम करेंगे, और आप देखिए तो हम तो बहुत जनरस हैं. हमने तो सिर्फ 1/3 माना है. अगर मेल और फीमेल आप 2 आइडेंटिटी मानते हैं तो आइडियली 50% होना चाहिए. हम 50% मेल को रिजर्वेशन दे देते हैं. हम तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं. 1/3. Okay. Ready to fight against that. yes, open. और ये है कि 15% आप क्यों कह रहे हो? 15% का आपका लॉजिक क्या है? कम आउट विद द लॉजिक, कम आउट विद डेटा, कम आउट विद फिगर्स. पर एक चीज मेरे दिमाग में बार बार घूमती है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 74 साल बाद ये सेला ने क्रांतिकारी कदम उठाया और आपने इसको आर्ग्यू किया. इससे पहले इतनी लर्नेड एडवोकेट्स हमारे यहाँ हुई, सीनियर एडवोकेट्स हुई, किसी के दिमाग में ही बात नहीं आई या हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ. क्या लगता है आपको? नहीं सर, पिछले साल भी हुई थी, एक पिटीशन फाइल हुई थी. हमारी फ्रेंड है योगमाया जी, उनके साथ शोभा गुप्ता जी ने करा है. और आप 74 साल की बात कर रहे हैं, आज तक हमारे पास फर्स्ट विमेन सीजीआई नहीं आई. हम उनकी वेट कर रहे हैं. तो अगला स्टेप ये तो नहीं होगा कि यहाँ सीजीआई भी अल्टरनेट उसमें आए, एक बार लेडी आए, एक बार जेंट्स आए, कुछ तो या रोटेशन? नहीं हुआ सर, वो अभी भी नहीं हुआ. पर जैसे आरजीबी उन्होंने कहा था, यूएस के अंदर सबसे सक्सेसफुल डेट तब होगा जब 9 के 9 जज मेंबर्स यूएस के अंदर विमेन होंगी, तब आप इक्वलिटी की बात करिए. आज तक किसी ने तो ये नहीं कहा कि 34 के 34 जज मेल ही हैं. 34 की जगह उसमें से अगर 6 या 7 भी विमेन जजेस हो जाएं तो लोगों को दिखने लगती हैं. सेला, अगला कदम आपका वहाँ नजरे तो नहीं है कि जुडिशरी में जो जजेस बैठे हैं उनमें भी एक रिजर्वेशन लेडीज का फिक्स होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा उसके लिए अभी कुछ नहीं है. अभी तो हम सर हिम्मत नहीं कर रहे हैं या मतलब नजर नहीं गई है? पहले हम इसी को कर रहे हैं कि जो 10% कोप किया है, इसको भी हम 30% टोटल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. इलेक्शन से, बाय मोड ऑफ इलेक्शन. बाय मोड ऑफ इलेक्शन, कॉप्शन नहीं होना लेकिन चाहिए. लोगों में डॉक्टर चारू एक बहुत जबरदस्त ये एप्रीहेंशन है कि अगला कदम आपका यही होगा कि जुडिशरी में एटलीस्ट हाई कोर्ट्स में लेडी रिप्रेजेंटेशन जजेस का भी 33% हो ही हो. क्या ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में? सर मेरा तो नहीं, पर सरकार ने जरूर पास करा था नारी वंदनम अधिनियम करके. उसको उन्होंने नोटिफाई नहीं करा है. करा था उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे.
हाँ हाँ हाँ, उसी के अंदर वो करा था। और अगर आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी में देखें, अभी हमने 3 साल वाला करा दिया है, कुछ स्टेट्स ने 10% रिजर्वेशन दिया था, और बच्चियां आई हैं 21, 21, 22 साल की सिविल जज बन के। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ समवन इज कॉम्पिटेंट एंड जेंडर डजंट मैटर। नहीं, पर ऐसा तो नहीं, जिन जजेस जो अभी इस ऑर्डर को पास कर रहे हैं या इसके फेवर में बात कर रहे हैं, उन्हें लगे कल को हमने अपने घर में ये क्लेश पैदा कर लिया, अब हमारी सीटें कम हो गई और यहाँ 33% वुमेन आ गई हैं, तो हमारा चांस खत्म हो गया। सर मैंने आपको कहा ना, हम तो जनरस, हम तो 50% दे रहे हैं आपको, अगर आप हम बात करो तो। सर अदर वे राउंड, अगर कोई कॉम्पिटेंट है, बाय डेंट ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी इफ दे आर कमिंग, दे आर मोस्ट वेलकम, दे शुड बी। एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए। ऐसा क्यों है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने अगर विमेन को रिजर्वेशन दे दिया तो बहुत कुछ करा? इट इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेशन एंड नॉट अ रिजर्वेशन। सेला, एक आपसे छोटा सा सवाल है जो बहुत लोगों के जहन में है, और वो ये है कि सेला ने ये सब इसलिए किया है विद द हेल्प ऑफ, विद द गाइडेंस ऑफ योर फादर एंड हस्बैंड एंड ब्रदर, कि वो अगला इलेक्शन फाइट करना चाह रही हैं। इज इट इन योर माइंड? ऐसा कोई एम है? बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं फाइट कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का करेंगे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होगा। सेक्रेटरी के लिए? नहीं सर, सिर्फ मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए मैं स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से करना चाह रहे फर्स्ट हैं, स्टेप से करना चाहूंगी। बट आना चाहते हो इलेक्शन में भी? इसका बेनिफिट लगता है मिलेगा, ये जो आपने रिवोल्यूशन किया? बिल्कुल सर, मिलेगा, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर। एंड बीइंग एन आर्गुइंग काउंसिल ऑफ दिस पिटीशन, आपके दिमाग में भी कहीं इलेक्शन का है दिमाग में? सर मैं लगता है मैं वो स्टेज से ऊपर उठ गई हूँ कि अब मुझे, आई एम नॉट इनटू एनी फ्रे एनीवेयर। जो मिल जाए वो मुकद्दर है, जो ना मिले वो कुछ पूरे इंडिया में आपका नाम हो गया है, पूरे इंडिया के एडवोकेट्स उस जजमेंट को पढ़ रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं। हर आजकल चाय पे चर्चा इसी बात की हो रही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, और ये सब कैसे हो गया, इतनी जल्दी हो गया, अचानक हो गया। तो हड़कंप है, मैं कहूँ हड़कंप वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो आपको उसका बेनिफिट लगता है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? सर मेरे को कुछ ऐसा सच नहीं है, ना मुझे कोई चुनाव लड़ने की लालसा है, ना कुछ और कुछ है। मैं अपना काम कर रही हूँ, और अंसार सर के साथ वी गो लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। अनस जो शैला के भाई हैं वो आए थे, और पिछले साल भी हमने इलेक्शन के लिए था शैला का, देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशंस, सम ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स, तो नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं अपने घर वाले, अपने परिवार के लोगों के साथ खड़ी हूँ। जब ज़रूरत होगी, जिसको ज़रूरत होगी, मैं खड़ी हूँ। लेकिन अक्सर नेता अक्सर ये करते हैं कि भाई मेरा इलेक्शन का मूड नहीं है, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नियर एंड डियर्स एंड फ्रेंड्स मुझे कंपेल होके उन्होंने कर दिया, कंपेल कर दिया। नाउ आई एम इन द फ्रे इन द इलेक्शन। ऐसा कोई प्लान मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं, आएगा तो आ गया ना आपके पास? सर कोई आएगा तो ना अप्लाई माय माइंड। अभी तक तो कोई नहीं है, दूर दूर तक। नहीं, देखिए, मेरा इस बात को कहने का मकसद ये है, इन द लाइटर वे और इन द सीरियस वे, कि जो काम करना चाहती हैं, जो काम कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अपने को इस मामले में मानती हैं, उनको आगे आना चाहिए। इट्स नॉट ए फैशन शो कि कोई भी आया और इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी क्यों लड़ रहे हैं? बोले जब और लड़ रहे हैं मैं भी लड़ रहा हूँ। नहीं सर, आई एग्री विद यू, एंड बीइंग अ विमेन आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट विमेन फेसेस। आई हैव माय मदर, सो मेरे को पता है कि मेरे इनिशियल डेज मेरे लिए कितने टफ थे, एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू एनीथिंग। और हमारा फोकस एक टाइम तक सिर्फ हमारा बच्चा ही था, आज की तारीख में भी वही है, बट क्योंकि अब उसकी पढ़ाई हो चुकी है तो हम फ्री हैं। तो बीइंग अ वुमेन आई अंडरस्टैंड कि कितनी चीज़ें हमें करनी होती है। हमारी गाड़ी हमारा घर होती थी, बच्चे को लाना छोड़ना, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस, कोर्ट, उसी के अंदर आज की तारीख में भी जब हम जाते हैं आधे से ज़्यादा काम मेरा फ़ोन पे वाइल कम्यूटिंग होता है। तो एक विमेन का, चाहे आप कितने भी एम्पावर्ड हो जाएं, देयर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर एंड लिमिटेशंस ऑल्सो। अब आप जाके देखिए, आई कैन नॉट बी सिटिंग इन सम बूजिंग और सिगरेट स्मोकिंग क्लब, दैट इज लिमिटेशंस में मेरे पास एक सवाल ये आया थी जहन में कि ये जो बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, इनके पास पूरा स्टेट का जिम्मेदारी होती है, और स्टेट की जिम्मेदारी होने की वजह से इनको पूरी जगह घूमना पड़ता है, इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ता है, और बहुत तरह के झगड़े टंटे जो वकीलों के होते हैं। क्या आपको लगता है जो वुमेन आएंगी वो इस तरह का काम कर पाएंगी, रात दिन भागना दौड़ना और ये सब? सर 100%।
कमिटमेंट में कमी नहीं आएगी। जो मैंने देखा है, एंड आई डोंट वांट टू साउंड बायस, मैंने सीनियर से सीनियर, जूनियर से जूनियर, बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए जो इंटर्न्स आते देखे हैं, बहुत कमिटमेंट होता है लेडीज़ के अंदर, बट बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। चलिए एक सवाल मैं और आखिरी आपसे पूछ रहा हूँ कि इस रिजर्वेशन के आने से आपकी नज़र में क्या बेनिफिट्स लेडीज़ को मिल पाएंगे? इलेक्शन में वहाँ रिप्रेजेंट कर देना इज़ नॉट एन कोई बहुत वो नहीं है, एक अपने आप में माइलस्टोन है, लेकिन उसके क्या रिजल्ट आपके दिमाग में है कि इसका क्या बेनिफिट्स ओवरऑल लेडी लॉयर्स को मिलने वाला है? सर, यू शुड बी ऑन द टेबल वेयर द डिसीजंस आर मेड। सो यहाँ पे जब आप पॉलिसी बनाएंगे, कैसी लीगल एजुकेशन होनी चाहिए, अगर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी में मामला आता है कि यार वो कर देना, वो नहीं होगा, आप बैठ के उसके अंदर अपना मत रख सकते हैं, आप उस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करें। आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि आप विमेन हैं, आप अपने जेंडर के बेसिस पे आ गए हैं, आइडिया है आप सोसाइटी को प्रोग्रेस बनाएं। अगर आप उसके अंदर, मान लीजिए आप डिसिप्लिनरी कमेटी में या आप लीगल एजुकेशन कमेटी में, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आप उसको किस तरीके से देखेंगे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ ये मैं समझती हूँ लॉयर्स इससे बेनिफिशियरी पहले से ज़्यादा होंगी, ऐसा आपका उम्मीद है? यस सर। एक तो ये है कि आपको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा ईजियर हो जाएगी। आज की तारीख में भी अगर कोई विमेन लॉयर्स जाती हैं मेल कलीग्स के पास, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एप्रीहेंशन रहता है। एक मुझे लगेगा आपको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यू विल बी एबल टू अप्रोच पीपल मोर इजीली। ये मुझे लगता है कि आप चाहे माने ना माने, कहीं ना कहीं ऐसी बातें ज़रूर उठती हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर आपकी एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक यंग गर्ल को जाके, यंग लेडी लॉयर को जाके बात करना मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान रहेगा। इन सब कवायद में, इस सब कवायद में आपके ऊपर कोई आपके कोलीग्स ने, लेडी फीमेल मेंबर्स ने या मेल मेंबर्स ने कुछ इसमें आपको सपोर्टिव नहीं कहूँगा, नॉन सपोर्टिव बातें की आपके साथ कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा नहीं करना चाहिए या कहाँ के लफड़े में पड़ गए हो, ऐसा कुछ? सर, आई एम नॉट द वन हु विल सकम टू एनी प्रेशर। और जो लोगों को, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, प्रेशर में अलग ना जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे ऐसी बात भी नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास तो कोई नहीं आया। आपको कोई प्रेशर आया कि मैडम क्या कर रहे हो, क्यों हमारा रोजी रोटी पे लात मार रहे हो? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया, नहीं आया था किसी सर। ने अप्रिशिएट किया, मेल एडवोकेट्स ने अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा यस किया? सर, यस सर। किया? एडवोकेट्स रहे हैं मेल जिन्होंने appreciate किया कि ये होना चाहिए। लेडीज ने क्या किया ये ऑर्डर आने के बाद? लेडीज़ तो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उनको भी 30% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसमें, तो बहुत खुश हैं लेडीज़ इसके बाद से। आगे ऐसा कोई विस्फोट निकट भविष्य में दिमाग में है जो करने वाली हैं आप? सर देखते हैं, टाइम टू टाइम देखते हैं क्या रहता है सर। डॉक्टर चारू। यस सर। मैं बताऊं कि मेरे पास जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए हैं, दे आर मोर फ्रॉम द मेल मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी, बोथ बार एंड बेंच। सो वो ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट करा है। विमेन में कहीं कहीं था कि अरे आपने क्यों करा, we could have also done this. So male members are very supportive, they understand कि जितना नंबर ऑफ मेल फीमेल की रिजर्वेशन के लिए आगे नहीं आए, उसके लिए लेडीज को ही आना पड़ा। हाँ सर, ये बात सही है, उसके लिए उन्हीं को आना पड़ा। इसलिए कई बार कहते हैं हाथी के दांत खाने के हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं। अब हो गया है तो अपोज तो कोई कर नहीं सकता। अगर कोई पॉलिटिशियन इस बात को अपोज करेगा तो उसकी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाएगी। सर वो बात भी सही है, और मैं ये भी चाहूँगी कि जो भी लेडी लॉयर्स हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ, प्लीज़ मेंटेन योर इंडिपेंडेंस। जैसे लोग कहने लगे कि साहब, जैसे किसी ने मुझे यही कहा था, अरे ये तो आप पंचायत वाले इलेक्शन का बात कर लोगे कि सरपंच बना दिया, पीछे से तो हस्बैंड ही चलाता है। तो मैंने कहा कि वही मैंने कहा कि वो भी स्थिति हो सकती है, पर वो 100% नहीं होगी, वो भी कुछ परसेंट होगी, वो भी हम डिनाई नहीं कर सकते। सेम को मैंने उनको यही कहा, सेम गोज फॉर द मेल मेंबर्स। वो भी कहेंगे कि जो आपके पिताजी, ताया जी, चाचा जी, जिसने भी कहा आप वही कर रहे हो, या आपको ऊपर से किसी का आदेश आया। तो दिस इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स, डोंट सकम टू एनी प्रेशर। बहुत अच्छी बात आपने कही। और सुना दोस्तों, ये सब इस रिजर्वेशन और या उसको ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन बार काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, तो ये एक अपना हिस्टोरिकल, मैं कहूँ एक माइलस्टोन बन गया है। 8 दिसंबर 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इसके पीछे जो पावर्स थी वो मैंने दोनों से आपकी बात कराई है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
और जो चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर बताएगा, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू चारू, बहुत बहुत आपको मुबारक, आपने बड़ा अच्छा काम किया। एंड थैंक यू सेला। और अगला कदम उठाइएगा तो मतलब कुछ ऐसा उठाइए जिसमें मेल्स को भी रिलीफ मिले, ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं दूसरी किसी और टॉपिक पर या इसी के कंटिन्यूशन में बात करूंगा, आपसे भी इस बारे में कुछ बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।